Title of holder in due course. Once an instrument is received in the hands of holder, क्या मतलब? चलिए जी, आज बाबा बना ही देते हैं। ये बाबा था, बड़ा जवान सा बाबा। बाबे को एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला था बादशाह की तरफ से। बाबा क्या है? बाबा इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स यानी कि लीगल ओनर, ऐसा ओनर जिसकी ओनरशिप में कोई डिफेक्ट्स ना हो। कोई ये ना कह सकता हो कि तुमने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी से चोरी किया। तुम्हारे नाम पे बनाओ, तुम्हारे नाम पे इंडोर्स हुआ हो। यहाँ लिख देता हूँ, याद रहेगा। तुम्हारे नाम पर बना है, तुम्हारे नाम पर इंडोर्स हुआ है। तो अगर मैं तुम्हारे नाम पे बना रहा हूँ या साइन करके तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास जो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइटल है, तुम होल्डर हो, और तुम्हारे पास जो टाइटल ट्रांसफर हुआ है दैट इज इन ड्यू कोर्स। इन ड्यू कोर्स कहते हैं मुनासिब तरीके से ट्रांसफर होना, बगैर किसी मसले के ट्रांसफर होना, लीगल राइट होना, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, किसी भी किस्म का कोई मसला उस ओनरशिप पे ना आ रहा हो। तो क्या ये स्लाइड क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है। वो चीज क्या है? एक होता है होल्डर। होल्डर एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। हर होल्डर इन ड्यू कोर्स होल्डर तो होता है, ये बात अंडरस्टैंड करनी है। हर होल्डर इन ड्यू कोर्स होल्डर होता है, मगर जरूरी नहीं है कि हर होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स हो। फर्ज करें बादशाह रात को सोया, रात को उसके घर चोर आया, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चुरा के ले गया। अब वो चोर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चुरा के लेके गया है, वो होल्डर तो बन गया, वो होल्डर बन गया, बट वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रांसफर नहीं किया गया था, उसके नाम पे इंडोर्स नहीं किया गया था, उसकी ओनरशिप डिफेक्टेड है, उसकी ओनरशिप डिफेक्टेड है। तो हर होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा, मगर हर होल्डर इन ड्यू कोर्स अपने अंदर एक होल्डर होगा। ये डिफरेंस क्लियर है इन दोनों का? लें जी, कुछ मजीद आसान बातें शुरू हो गई हैं। मेकर कौन होता है, पेई कौन होता है, ड्रॉर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, एक्सेप्टर कौन होता है? भाई बादशाह कौन था? बादशाह वॉज द मेकर, जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया था। जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था, ड्रॉर, यानी कि मेरा बादशाह। जो खजांची साथ किया गया था, वो ड्रॉई था, जिसके पास सारा धन दौलत पड़ी होती है, जिसको डायरेक्ट किया जाता है कि भाई इसको पे करो। तो खजांची था बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, मगर चेक के केस में कौन था? बैंक। बैंक चेक के केस में होगा। पेई, पेई कौन था? वो मासूम सा बाबा, जिसके नाम पे आप
कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, जिसको पैसे देने हैं, दैट इज पेई। और फिर एक टर्म पड़ी थी कल एक्सेप्टर की, एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज चेक के अलावा जिसको प्रेजेंट किया जाए ड्रॉई के पास, और जब ड्रॉई उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैं तुम्हें पेमेंट करता हूँ, ड्रॉई जो है उस वक्त एक्सेप्टर बन जाता है। एक्सेप्ट करने के बाद, उस बिल पे साइन करने के बाद, ठप्पा लगाने के बाद वो एक्सेप्टर बन जाता है। तो क्या मुझे अब इन डेफिनेशन की गहराई में उतरना चाहिए? क्या वो कहानी के बाद जिंदगी आसान नहीं हो गई? फिर लोग क्यों कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत मुश्किल है? सिर्फ करने का तरीका आना चाहिए। जी, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। अभी थोड़ी देर पहले इसका डिफरेंस वैसे तो हम देख कर आए हैं, बट अब इसको प्रॉपर्ली देख लेते हैं। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। पहले होल्डर इन ड्यू कोर्स देख लेते हैं। एनी पर्सन, कोई भी शख्स, हु फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन becomes the possessor of a promissory note, bill of exchange या check if payable to bearer or the pay endorsee thereof, उसको endorse कर दिया जाए, if payable to order before it becomes overdue without notice that the title of the person from whom it was derived was defective, the title of a person is defective। कहानी वही है जो कि हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। ये डेफिनेशन क्रैम कर लेंगे, ये डेफिनेशन क्रैम कर लेनी, ये भी और ये भी। आज आपको बहुत शौक है होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स बार बार पूछने का, बहुत शौक है। अब होता क्या है, मैं आता हूं टुवर्ड्स कॉन्सेप्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स। हमने कहा था कि होल्डर इन ड्यू कोर्स जो भी होगा मैं उसको होल्डर कह सकता हूँ, मगर हर होल्डर को मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कह सकता। उसकी रीजन मैंने आपको बताई कि ओनरशिप जब मैं ट्रांसफर करता हूं तो वो डिफेक्टिव हो सकती है। बट अगर ये बाबा अगर सोया था, बाबा सो रहा था, बाबा सो रहा था और उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बाबे ने अपने साइन भी कर दिए थे, और बाबा ये सोच के बड़ी अच्छी नींद में सो गया कि मैं सुबह जाऊंगा और सुबह जाके रिकवर कर लूंगा पैसे अपने। गहरी रात हुई तो एक चोर भाई साहब आए और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चुरा के ले गए। ये चोर अनपढ़ था, इसको आइडिया नहीं था कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। इसने ये चोरी शुदा इंस्ट्रूमेंट जाके चोर बाजार में बेच दिए। जिस बंदे ने ये खरीदा है, जिस बंदे ने इसको परचेज किया है, मुझे बताइए अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे बाबे के साइन आ रहे हैं और इस बंदे ने परचेज कर लिया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो परचेजर है ये अब होल्डर बन गया उस इंस्ट्रूमेंट का? ये होल्डर बन गया ना, ठीक है। बट अगर इसने नेक नियति के साथ खरीदा हो, अगर इसने नेक नियति के साथ खरीदा हो ये इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसको ना पता हो कि ये पीछे से चोरी होके आ रहा है, ये मिस्टर
ओन ने जब परचेज किया हो तो उसको ना पता हो कि भाई ये पीछे से चोरी शुदा चला आ रहा है। डिपेंड करता है ना। अब ये तो मैंने बाजार मेंशन कर दिया तो आपको फौरन से आइडिया हो गया कि भाई ये तो उसको पता होगा। चले अगर ये मैं मेंशन नहीं करता, चोर बाजार नहीं है, अब बताएं, ये चोर दूसरे मुल्क जाके बेचा है, दूसरे गांव जाके बेचा है, तो जो बंदा इसको परचेज कर रहा है शायद उसको आइडिया ना हो कि ये सही है या गलत है। विदाउट नोटिस, विदाउट नोटिस उसको आगे पास ऑन कर दिया जाए, और उसको ना पता हो कि इसका टाइटल डिफेक्टिव है, तो वो खुद को होल्डर इन ड्यू कोर्स कहला सकता है। अगर डिफेक्टिव टाइटल का प्रायर नोटिस नहीं है इसके पास, मिस्टर ओ के पास कोई टाइटल, सॉरी कोई नोटिस नहीं है, प्रायर नोटिस एक्सेप्ट करने से पहले, और ये चोर खुद को बादशाह का बाबे का बेटा बन के आगे ट्रांसफर कर देता है, और 3 लाख का इंस्ट्रूमेंट 2 लाख में बेच के आ जाता है, और ये बंदा खरीद लेता है, तो अब ये बंदा होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ही हैज नो नॉलेज अबाउट इट, विदाउट नोटिस उसको ट्रांसफर किया गया। ये बात समझ आती है? तो ये चीजें कुछ थोड़ी सी लॉजिकल हैं, आपने ध्यान रखनी है सवाल में कि सवाल किस तरफ जा रहा है। क्या सवाल आपको होल्डर बना रहा है या आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स बना रहा है? फिर होल्डर किसे कहेंगे? एनी पर्सन जो कि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करता हो, उसके नाम पे हो, उसके नाम पे हो और वो अमाउंट रिसीव कर सकता हो, रिकवर कर सकता हो, होल्डर कहलाएगा। तो होल्डर मींस ऐसा हर शख्स जो कि इंस्ट्रूमेंट को अपने हाथ में पकड़ के रखता हो, बियरर हो, वो बियरर हो। अच्छा, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रातों रात जल जाता, बादशाह उसको मेज पर रख के सोया था, और रात को सॉरी बाबा उसको मेज पर रख के सोया था, रात में बाबे की झोंपड़ी को आग लग गई, इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया, इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया, बाबा स्टिल उसका होल्डर कहलाएगा, क्योंकि बादशाह के रिकॉर्ड्स में तो ये लिखा आ रहा होगा ना कि ये इंस्ट्रूमेंट मैंने बाबे को दिया था, ये इंस्ट्रूमेंट मैंने बाबे को दिया था। व्हेन द नोट, बिल या चेक इज लॉस्ट एंड नॉट फाउंड, गुम जाए और मिले ही ना, या खराब हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, द पर्सन इन पोजेशन ऑफ इट एट द टाइम ऑफ लॉस, जिसके हाथ में था जिस टाइम पे गुमा है या डिस्ट्रॉय हुआ है, वो कंटिन्यू करेगा उसका डीम्ड होल्डर कहना। हम उसको होल्डर कहते रहेंगे, बार बार तंग करते रहेंगे भाई तुम्हारे पास था, तुम्हारे पास था, तुम्हारे पास था, तुम होल्डर हो, होल्डर हो, होल्डर। और चोरी के केस में क्या होगा? चोरी के केस में अगर तो बाबा बादशाह के पास जाके रिकॉर्ड अपडेट करवा देता कि भाई मेरे से चोरी हो गया है, तो अगर उसने रिकॉर्ड अपडेट करवा दिया फिर तो वो होल्डर नहीं कहलाएगा। अगर रिकॉर्ड अपडेट नहीं करवाया और बाबा हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ, तो बादशाह की नजर में स्टिल वो इंस्ट्रूमेंट का होल्डर कौन है? पापा। ये स्लाइड थोड़ी सी टेक्निकल, एक दफा पढ़ ले।
जी, होल्डर का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ही मस्ट बी, यानी कि वो शख्स मस्ट बी एंटाइटल्ड, उसके पास लीगल राइट हो, टू द पोजेशन, उसको अपने पास रखने का, किसको, इंस्ट्रूमेंट को, इन हिज ओन नेम। बादशाह भाई जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के गए थे वो था बाबे के नाम, बाबे के नाम। अगर बाबे की बीवी बाबे से कहती है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट मेरा है, मुझे दे दो, वो कहता नहीं, पर ये लोग के ये मेरे नाम पे है, मैं ही उसका वारिस हूँ, ये मेरे नाम पे है, मैं ही इसका वारिस हूँ। चोर कैसे होल्डर होगा? जब चोर वो इंस्ट्रूमेंट चुरा लेगा और चुरा के भाग जाएगा, तो चोर के हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट होगा, इसका मतलब है कि वो होल्डर है, वो होल्डर है, वो होल्ड कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर रहा है। और अगर वो आगे बेच दे, तो जिसको वो आगे बेचता चला जाएगा वो होल्डर होता चला जाएगा, अपने नाम पे नहीं होगा। अब ये डिपेंड करता है, अब यहाँ पे ये डिपेंड करेगा कि क्या चोरी होने से पहले बाबे ने अपने साइन तो नहीं कर दिए थे। क्योंकि अगर तो उसने अपने साइन कर दिए हैं और अगले बंदे का नाम नहीं लिखा, यानी कि ब्लैंक एंडोर्समेंट की हुई है, साइन कर देना इज एंडोर्समेंट, नाम ना लिखना इज ब्लैंक एंडोर्समेंट। तो अगर तो उसने ब्लैंक एंडोर्समेंट की है, तो फिर वो खुद को लीगल ओनर बना सकता है अपना नाम लिख के। तो यही ना, ये कुछ चीजें थोड़ी सी लिंक कर दी हैं, थोड़ा सा आपने उसको देख लेना। पूछें कोई और सवाल है पूरी स्लाइड से? सुकून से देखें पूरी स्लाइड को। ऑल डन, चल डन हो गया, आगे चलते हैं। पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अभी कंटिन्यू हो रही है। अब वो थोड़ी सी मजीद होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर अपनी नजर रख रहा है। वो कह रहा है पर्सन बिकम्स होल्डर इन ड्यू कोर्स व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। एक होल्डर इन ड्यू कोर्स हमेशा वो शख्स तो होगा ना जो होल्डर है, तो ये तो हमें पता है। और होल्डर से काम नहीं चलेगा, इन ड्यू कोर्स साथ लगाने के लिए, इन ड्यू कोर्स साथ लगाने के लिए मुझे लॉफुल और एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर करने के बाद ही वो इंस्ट्रूमेंट मिला हो। चलिए मैं आपको मिसाल दे देता हूँ।
बाबे का जो बेटा था उसने दुकानदार से 1,80,000 दरम का सामान खरीदा था और बाकी उससे पैसे ले लिए थे। तो क्या दुकानदार ने अपनी तरफ से कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दी थी, फिर जाके उसको वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला था? तो ये बात भी अब आपको समझ आ गई। अच्छा, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए जरूरी है कि वो इंस्ट्रूमेंट उसके पास जब पहुंचा हो तो मैच्योरिटी से पहले पहले पहुंच गया हो। भाई ये मैच्योरिटी क्या होती है, कुछ आइडिया देंगे मुझे? एक्सपायरी, एंड डेट। तो अगर एक्सपायरी से पहले पहले मेरे पास आया है तो मैं उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स बन सकता हूँ भाई। क्या एक्सपायरी के बाद कोई परचेस करेगा? नहीं। तो ये बात भी मैं समझ आई। ये इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए, यानी कि तमाम चीजें फिल हुई हों और नॉर्मल वे में हमारे तक पहुंचाओ। उसने जो इंस्ट्रूमेंट लिया हो वो गुड फेथ में लिया हो, नेक नियति के साथ एक्सेप्ट किया हो, और उसके पास कोई ऐसी रीजन ना हो जिसको देख के उसको ये लगे कि ये इंस्ट्रूमेंट चोरी का है। उसके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस ना हो। वो चोर जो खुद को डिस्गाइज करके इंस्ट्रूमेंट बेच के गया, दूसरे बंदे ने नेक नियति के साथ पैसे दे के वो इंस्ट्रूमेंट खरीदा, अगर तो वो पैसे दे के खरीद रहा है और नेक नियति के साथ खरीद रहा है तो फिर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। चोर विल नॉट बी अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्यों? क्योंकि उसने तो ये कंडीशन भी मीट नहीं की। उसने कोई पैसे ट्रांसफर नहीं किए, उसने लॉफुल तरीके से हासिल नहीं किए। हाँ, वो होल्डर जरूर है, वो होल्डर ही रहेगा। जो भी इंस्ट्रूमेंट रिसीव कर रहा है उसकी ये ड्यूटी है कि उसके तमाम कंटेंट्स को एक दफा ध्यान से देख ले। ध्यान से देख ले क्या कोई चीज वहां पे कटिंग में तो नहीं आ रही। अगर कट हुआ हो तो क्या जिसने काटा है उसके साइन आ रहे हैं? क्या फटा तो नहीं हुआ? टर्न आउट तो नहीं है? वॉर्न आउट तो नहीं है? तो ये उसने कुछ चीजों का ख्याल करना है। मुझे बताइए यहाँ पे कोई सवाल अगर आपको नजर आ रहा है। ऑल डन, आगे चले। चलो जी, लेट्स गो अहेड। ओए होए, ये क्या? ये तो फिर से वही बातें नहीं आ गई? होल्डर और होल्डर एंड ड्यू कोर्स की बातों को लेकर उन्होंने जज्बाती होकर डिफरेंस भी निकाल के दे दिया हमें। यार ये काम तो बात भी कर सकते हैं।
चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद आप उसको तैयार कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। क्या याद करेंगे आप लोग? होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में डिफरेंस। होल्डर के पास टाइटल अच्छा वाला भी हो सकता है, बुरा वाला भी हो सकता है, मे और मे नॉट। होल्डर इन ड्यू कोर्स को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास जो टाइटल है वो है ही अच्छे वाला, उसके पास बेटर टाइटल है। होल्डर मे और मे नॉट गुड फेथ में कर सकता है, मगर होल्डर इन ड्यू कोर्स हमेशा ही गुड फेथ में करेगा। होल्डर, क्या चोर कोई पैसा देके गया था? जब चोर ने इंस्ट्रूमेंट चुराया था, क्या उसने कोई रकम रखी थी? तो कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। मगर होल्डर इन ड्यू कोर्स, अब चोर ने जाके जिसको बेचा उसने प्रॉपर पैसे दिए थे। दुकानदार ने बादशाह के बाबे के बेटे को पैसे दिए थे, बादशाह बाबा आपस में अक्सर में से मिक्स हो जाता है, तो दुकानदार ने बाबे के बेटे को पैसे दिए थे, तो यहाँ पे नेसेसरी है। फिर उसकी डेफिनेशन तो आपको आती है, इसकी डेफिनेशन में मैं अब दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। होल्डर, चल एक बात बताइए, एक बात बताइए, बाबा, चोर, मिस्टर ओ, मिस्टर डब्ल्यू। हुआ कुछ यूं कि जो बादशाह ने बाबे भाई को वो इंस्ट्रूमेंट दिया था, वो ये भाई साहब जो है वो रात को रख के सो गए, चोर आया चुरा के ले गया, उसने जाके नेक नियति के साथ ओ को बेच दिया, ओ ने जनाब उसको परचेज कर लिया और ओ ने आगे डब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया। तो जरा बारी बारी चलते हैं। बाबा कौन था? होल्डर इन ड्यू कोर्स, मैं उसको एच सी लिख रहा हूँ, होल्डर इन ड्यू कोर्स को। चोर खाली होल्डर बन गया था। ओ, अगर तो उसने सब कुछ देख के खरीदा, उसको पता है कि ये चोरी का नहीं है और उसने तमाम चीजें अदा की हैं, पे कर दी हैं, तो ये भी होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा। और जब ये आगे किसी को बेच रहा है तो ये भी होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा। अच्छा, ये डब्ल्यू जो है, ये डब्ल्यू जो है जब इसको कैश करवाने के लिए गया बादशाह के पास, जब ये कैश करवाने के लिए गया बादशाह के पास, तो उस वक्त तक, उस वक्त तक बाबा चोरी की शिकायत बादशाह को लगा चुका था। बाबा चोरी की शिकायत बादशाह को जाके लगा चुका था कि भाई इंस्ट्रूमेंट मेरे से गुम हो गया है, तो अब आपने इसको कबूल नहीं करना। या हम नहीं करते, जब चेक गुम हो जाए या चेक बुक गुम हो जाए या डेबिट क्रेडिट कार्ड गुम हो जाए तो हम बैंक से कहते हैं कि भाई अब इसके अगेंस्ट कोई ट्रांजैक्शन आपने नहीं करनी, ये लॉस्ट है। ऐसे करते हैं, पक्की बात करते हैं। अच्छा, तो अगर ये डब्ल्यू कैश करवाने जाएगा बादशाह के दरबार में, तो क्या बादशाह के वजीर इसको पकड़ लेंगे कि भाई ये तो चोरी वाला, तुम तो चोरी वाला ले आए हो? तो वो तो वो क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई यही चोर है? वो क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि यही चोर है? वो समझाएगा कि नहीं भाई, मैंने तो पिछली पार्टी से परचेज किया है। वो कहेंगे अच्छा, चलो आप पिछली पार्टी के पास चलते हैं। ये जाएगा पिछली पार्टी के पास, ओ के पास। ओ कहेगा भाई रुको, मैंने भी किसी से परचेज किया था। ये जाएगा चोर के पास, क्या चोर ने किसी से परचेज किया था? क्या चोर फंसेगा? तो डब्ल्यू, डब्ल्यू केस करेगा ओ पे, ओ आगे से केस करेगा चोर पे, और चोर आगे से केस किसी को नहीं कर सकता। चोर आगे से केस किसी को नहीं कर सकता। तो अब ये डिफरेंस देखें। होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन सू ऑल पार्टीज, वो पिछली तमाम पार्टीज को सू कर सकता है, मगर होल्डर मे नॉट सू ऑल पार्टीज। अब चोर आगे किसी को
सू नहीं कर सकता। ये पॉइंट समझ आता है? ये वाला। ले जी, तकरीबन हम एंड के करीब करीब आ गए। अब रह गया है इंडोर्समेंट। अगेन आई कैप का एक फेवरेट एरिया, इसके एसेंशियल्स। ये आई कैप को बहुत पसंद है जी। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एंडोर्समेंट। देख लेते हैं ये क्या है। व्हेन द मेकर, मेकर कौन? बादशाह। और होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, होल्डर कौन था? बाबा। साइंस द सेम, साइन कर दें, साइन कर दें, फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन ऑन द बैक ऑफ पेपर। यानी कि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बैक पे अगर साइन कर दें और दूसरे बंदे का नाम लिख दें, या बैक पे कर दें या उसके फेस पे कर दें, और अगर जगह खत्म हो गई है या वो उस इंस्ट्रूमेंट को खराब नहीं करना चाहते, तो वो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ बादशाह के दरबार में जाके, यानी कि गवर्नमेंट के पास जाके, एक स्टाम्प पेपर के ऊपर भी इंडोर्समेंट कर सकते हैं। तो वो स्टाम्प पेपर इस इंस्ट्रूमेंट के साथ स्टेपल करेंगे और तमाम इंडोर्समेंट्स उस पेपर पे कर रहे होंगे। और साइन करके ये नियत हो, इंटेंडेड हो कि भाई अब ये इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो गया, मैंने साइन भी कर दी, दूसरे बंदे का नाम भी लिख दिया है, ये कहलाएगी प्रॉपर इंडोर्समेंट। तो सिर्फ हमने इंडोर्समेंट की डेफिनेशन देखी है, कॉन्सेप्ट हमने को 2-3 दफा पहले डिस्कस किया। जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है या जिसके हाथ में है, वो अगर इंस्ट्रूमेंट की बैक पे, इंस्ट्रूमेंट के फेस पे, या कोई एक्स्ट्रा पीस ऑफ पेपर जिसको हम स्टाम्प पेपर कहते हैं, अटैच कर दे और उस पे इंडोर्समेंट चलाता जाए, आगे से आगे ट्रांसफर करता जाए, दिस इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। और जब मैं वो इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफर कर दूंगा नेक नियति के साथ, तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी निगोशिएशन कर ली। पहले ये डेफिनेशन देख लें और ये डेफिनेशन देख लें और मुझे बताइए कोई मसला, मैं फिर इसके एसेंशियल्स पे बात करता हूँ। ये स्टैम्प पेपर इंटेंडेड एक ही वर्ड नहीं है, स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन करना इस नियत के साथ वो स्टैम्प पेपर परचेज किया हो कि मैं उसको इस इंस्ट्रूमेंट के साथ लगाऊंगा, तो वो परचेज करने की नियत की बात कर, उसको साथ अनेक्स कर दूंगा, अटैच कर दूंगा।
तो जो इंडोर्स करके दे रहा है वो क्या कहलाएगा आपका? इंडोर्सर। ले जी, आते हैं इसके एसेंशियल्स के ऊपर। सबसे बड़ा एसेंशियल, ये कंप्लीट होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए, अधूरी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ साइन से काम नहीं चलेगा, नाम भी लिखना पड़ेगा। एंडोर्समेंट करने के लिए सिर्फ साइन चाहिए, कोई लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं इकरार करता हूं या मैं होशो हवास में साइन कर रहा हूं। लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपका साइन चाहिए। नो पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड्स इज रिक्वायर्ड। साइन किसके आए? जो एंडोर्स कर रहा है, एंडोर्सर के साइन चलेंगे और किसी के साइन नहीं चलेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट पे होना चाहिए, उसकी फ्रंट पे कर दें या बैक पे कर दें, बट अगर स्पेस नहीं बची तो आप एक स्लिप ऑफ पेपर उसके साथ लगा सकते हैं, जिसको हमने क्या कहा था? स्टाम्प पेपर। और ये पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट की होती है, पार्टली नहीं होती। अगर एक 100 रुपए का इंस्ट्रूमेंट है तो आप ये नहीं कह सकते कि 50 में आगे एंडोर्स कर रहा हूँ, 50 की मलकियत मेरे पास है। नहीं, 100 के 100 आगे जाएंगे। इसको आप डिफरेंट हिस्सों में तोड़ नहीं सकते। तो दीज आर द एसेंशियल्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स। एक था होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, अब है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अगर तो आप पेमेंट कर रहे हैं गुड फेथ में, विदाउट नेग्लिजेंस, और उस बंदे को पैसे दे के इंस्ट्रूमेंट परचेज कर रहे हैं, यानी कि वो मिस्टर ओ जब चोर को पैसा दे रहा था तो वो नेक नियति के साथ चोर का पेट भर रहा था, वो पैसा पेमेंट इन ड्यू कोर्स था। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब उसने तमाम वैलिड वे से पेमेंट की और वैलिड वे में टाइटल अपने नाम करवाया, बट बैक एंड से वो चोरी का चला आ रहा था, तो अब उसका कोई कसूर नहीं है, उसने तो अपनी कंसिडरेशन पूरी पे कर दी थी। दिस इज पेमेंट इन ड्यू कोर्स। यहां तक क्लियर? ले जी, हमारी इस चैप्टर की 2 स्लाइड्स रह गई और उसके बाद हम लोग चेक पर चले जाएंगे। बल्कि आप शायद शुरू में नहीं थे तो मैंने एक अनाउंसमेंट की थी, वो अनाउंसमेंट आप भी सुन लो दोबारा, आप शुरू में नहीं थे। अनाउंसमेंट ये थी कि आज 2 लेक्चर्स होंगे। एक अभी हो रहा है, दूसरा चेक का जो लेक्चर था, जो कि हमने कल उसको पढ़ लिया था, बट जो उसमें मजीद बातें हैं वो वीडियो की फॉर्म में आप तक पहुंचेगा एलएमएस पे। वो वीडियो की फॉर्म में आपके पास एलएमएस पे आएगा। तो इसका मतलब है कि आज के दिन हम लोग इसको वाइंड अप कर रहे होंगे, ताकि कल हमारे पास एक एडजस्टमेंट डे बचे। कल हम लोगों ने वो आर्बिट्रेशन करना है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत कुछ बातें रह गई हैं, उसको करते हैं और फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अब हमें ये तो पता है ना कि इंस्ट्रूमेंट बाय ऑर्डर कौन सा होता है और इंस्ट्रूमेंट बेरर कौन सा होता है। इसमें तो मुझे अब गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, यह है, इसको एक दफा पढ़ लें, इस पूरे ब्लॉक को, क्योंकि इस पे हमने कई दफा डिस्कशन की है।
ब्लॉक क्लियर है, आगे चला जाए। चलो फिर लॉ को याद आया कि हो सकता है कि ये बाहर के मुल्कों में भी अप्लाई होना शुरू हो जाए, या बाहर के मुल्क भी अपनी एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स चला रहे हो। तो अच्छा सवाल आया था सर, बियर्ड इंस्ट्रूमेंट में सेकंड पॉइंट, एक सेकंड, बियर्ड में सेकंड पॉइंट, लास्ट इंडोर्स लास्ट एंडोर्समेंट मस्ट बी एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। देखो मैंने क्या कहा था, बियरर क्या है, जिसके हाथ में चेक है। बियरर कौन था, जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट था। अब अगर न, बाबे ने साइन किया हुआ था और अपने बेटे का नाम लिखा हुआ था साइन करने के बाद, और अगर चोर उसको चुरा के ले जाता, तो क्या वो अपना नाम लिख सकता था? क्या वो अपना नाम लिख सकता था वहां पे? वहां पे बाबा के बेटे का नाम है, पॉसिबल नहीं है, उसको काटना पड़ता। फिर जब काटता तो बाबे का साइन कहाँ से लेकर आता? अगर चोर बाबे के बेटे का नाम काट के अपना नाम लिखता, तो आपको ये भी आइडिया है कि जब कोई ऑल्टरेशन की जाती है तो फिर जिसने ऑल्टरेशन की होती है उसके साइन आने चाहिए, और ऑल्टरेशन उस वक्त बाबे के अलावा तो कोई और कर सकता था नहीं, तो बाबे का साइन उस पर पॉसिबल नहीं थे। मगर बाबे ने क्या किया, बाबे ने उस इंस्ट्रूमेंट को सेव कर लिया था, यानी कि साइन करने के बाद अपने बेटे का नाम लिख दिया था, उसको पेबल ऑन ऑर्डर बना दिया था। अगर वो नाम ना लिखता, एंडोर्समेंट ब्लैंक छोड़ देता, तो वो बियरर बन जाती। फिर सिर्फ साइन होते तो चोर भाई अपना नाम लिख के उसको अपने नाम का बना सकते थे। सर प्रायर में बाबा तो मिस्टर ओ टू मिस्टर डब्ल्यू सबके साइन होंगे, हाँ जी। तो जो बंदा परचेज कर रहा है ना, उसको एक दफा देख लेना चाहिए, उसको बैक टर्न करके, या वो स्टाम्प पेपर देख ले कि क्या प्रॉपर एंडोर्समेंट चलती आ रही है या नहीं आ रही। एक अक्लमंद शख्स वही है कि जो परचेज करने से पहले प्रॉपर तहकीक कर ले कि भाई क्या ये प्रॉपर एंडोर्स हुआ हुआ है, क्या किसी जगह पे एंडोर्समेंट लैक तो नहीं कर रही, क्या किसी किसी पॉइंट पे साइन गलत तो नहीं आ रहे। अगर वो सब कुछ तहकीक कर ले, ड्यू डिलिजेंस लगा के परचेज करेगा, तो फिर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, नेक नियति के साथ। अब क्लियर हो गया? ले जी, एक होता है मुल्की इंस्ट्रूमेंट, एक होता है बैरूनी इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इनलैंड नहीं है। बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन, ये समझा जाएगा कि वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। मतलब शायर ने तो दीवान जला दिया है इस लाइन को लिखने के बाद। इस डेफिनेशन को देख के कोई और डेफिनेशन याद आती है लॉ की, कंपनी लॉ की, अगर आपने पढ़ा है पहले तो? एक डेफिनेशन है कंपनी लॉ में पब्लिक कंपनी की। वो कहते हैं पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो उन्होंने यहां पे भी यही हाल किया कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट अ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। मतलब बहुत ही कोई गहरी बात बता दी। तो इसका मतलब यह है कि फिर मुझे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट समझना जरूरी है। देख लेते हैं। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट जो कि पाकिस्तान में बना हो, पाकिस्तान में बनाया हो, या पाकिस्तान में ड्रॉ किया गया हो। अब मेड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि प्रॉमिसरी नोट हो सकता है, और ड्रॉन इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक हो सकता है। तो हमने दोनों बेसिस कवर की हुई हैं। पाकिस्तान में बनाया गया हो और पाकिस्तान में पेएबल हो, या पाकिस्तान में बनाया गया हो, पेएबल बाहर भी हो, कोई मसला नहीं। याद है हमने कहा था कि जब हम
इंस्ट्रूमेंट को पे कर रहे होंगे तो फॉरेन करेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो सकता है कि बनाया जाए पाकिस्तान में मगर वो पीकेआर में ना हो, वो किसी और करेंसी में हो। शर्त ये है इनलैंड के लिए कि वो पाकिस्तान की महदूद में बना हो, पाकिस्तान के रकबे के अंदर बना हो। और अगर आप उसको बाहर किसी को इंडोर्स कर रहे हैं, अगर मिस्टर वसीम इसको इंडोर्स कर रहे हैं मिस्टर जॉन को, तो वो तब भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही कहलाएगा। तो सिर्फ ये डिस्कशन है कि इनलैंड क्या होता है और फॉरेन क्या होता है। आई कैप डेफिनेशन में पूछ सकता है, आपने क्रैम कर लेना। तो डेफिनेशन जहां जहां देखे वहां वहां पे आपने क्रैमिंग कर लेनी, परेशान नहीं होना उनको देख के। आखिरी स्लाइड, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट यानी कि जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट हो वो किसी भी टाइम आके डिमांड कर लेगा तो मैं उसको पे करूंगा, ये ऑन डिमांड है। जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसके नाम पे वो इंस्ट्रूमेंट होगा, तो किसी भी टाइम आके मुझे वो इंस्ट्रूमेंट देगा और पैसे डिमांड करेगा तो मैं वो पर्ची देखूंगा, एंडोर्समेंट्स को चेक करूंगा और उसको पेमेंट कर दूंगा। दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड। चेक, चेक हमेशा ऑन डिमांड होता है। चेक हमेशा ऑन डिमांड होता है, ये बात याद रखनी है एमसीक्यू के लिए। चेक हमेशा ऑन डिमांड होता है। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड भी होते हैं और दूसरे वाले भी होते हैं, टाइम वाले भी होते हैं। ऑन डिमांड वो कब होंगे? जब उन पे लिखा होगा कि तुमने इस बंदे को इतने पैसे देने हैं, जब प्रॉपर एक्सप्रेस किया होगा और ये लिखा होगा कि भाई एट साइट, प्रेजेंटमेंट या ऑन डिमांड। जब वो तुम्हें इंस्ट्रूमेंट दिखा देगा, प्रेजेंट कर देगा या तुमसे डिमांड करेगा तो तुमने उसको पैसे पे कर देना। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में टाइम नहीं होता, यानी कि ये नहीं लिखा होता कि तुम जुम्मे वाले दिन आना तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। डिमांड है कि तुम किसी भी दिन आओ, आगे बस डिमांड कर दो, मैं तुम्हें पैसे पे कर दूंगा। तो अगर डिमांड में कोई टाइम नहीं है तो क्या ये ओवर ड्यू या एक्सपायर या इसकी मैच्योरिटी आ सकती है? अगर डिमांड में कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो क्या इसमें मैच्योरिटी, एक्सपायरी या ये ओवर ड्यू हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये हर टाइम एक्सेप्ट भी होता है, हर टाइम एंडोर्स भी होता है। इसके बिल मुकाबिल होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आप टाइम स्पेसिफाई कर देते हैं। चेक में कभी टाइम स्पेसिफाई नहीं होता, चेक हमेशा ऑन डिमांड होता है, ये बात याद रखनी है। टाइम इंस्ट्रूमेंट इज फिक्स टाइम। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कुछ स्पेसिफिक पीरियड बता दूं, डे बता दूं, कोई इवेंट बता दूं, बट वो इवेंट इम्पॉसिबल ना हो, तो वो टाइम इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। याद है हमने कल बात की थी कि इस साल की छोटी ईद को आके इंस्ट्रूमेंट दिखा के मेरे से पैसे ले लेना, दैट वाज टाइम इंस्ट्रूमेंट। इस महीने की 4 तारीख को आके पैसे ले जाना, टाइम इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मंगल को आके मेरे से पैसे वसूल कर लेना, टाइम इंस्ट्रूमेंट है। और डिमांड क्या है? कभी भी आके मेरे से पैसे ले लेना। चेक हमेशा ऑन डिमांड होता है, ये बात याद रखनी है। एंड विद दैट, अल्हम्दुलिल्लाह, डन।